आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे गोरखपुर। 1533 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बोले, शीतकालीन यात्रा पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी योजना साबित होगी। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा उत्तराखंड। भाजपा नेता दुष्यंत कुमार ने दिया बयान। बोले, ये पहल देश को विकसित करने की ओर ले जा सकती है। मोहन भागवत को लेकर स्वामी नरसिंहानंद गिरी ने दिया बड़ा बयान। बोले, संघ प्रमुख मोहन भागवत कोई भगवान थोड़ी हैं। आइए बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिला गोरखपुर में 1533 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में पिछले 5 साल में 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का निवेश जमीनी धरातल पर उतरा है। हजारों लोगों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। गोरखपुर में अब 4 यूनिवर्सिटी काम कर रही हैं। वेटनरी कॉलेज भी बन रहा है। गोरखपुर में पिछले 5 वर्ष के अंदर 15,000 से लेके 20,000 करोड़ रुपए का निवेश तो जमीनी धरातल पर उतरा है, जिसमें उद्योग लग चुके हुए चल रहे हैं। हजारों लोगों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। और अब तो गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय इसमें काम कर रहे हैं। 4 विश्वविद्यालय गोरखपुर में, वेटनरी कॉलेज भी बन रहा है। कल भी बहुत सारे केंद्रों का उद्घाटन और लोकार्पण हम लोगों को करने का अवसर मिलेगा। नए साल में नए गति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। विकास में उत्तर प्रदेश अब पीछे नहीं रहने वाला है और उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार पाएगा। इस विश्वास के साथ हम सब आगे बढ़े हैं और यह वर्ष हमारे लिए बहुत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महाकुंभ 2025 पर कहा कि प्रयागराज अतिथि देवो भव की जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी क्रम में प्रयागराज के सभी क्षेत्रों में हमने तैयारियां की हैं। प्रधानमंत्री भी प्रयागराज आ चुके हैं, मुख्यमंत्री भी आते रहते हैं। ऐसे में सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं सभी से अपील करता हूं कि प्रयागराज के दिव्य भव्य हरित कुंभ को जरूर देखने आए। प्रयागराज अतिथि देवो भव का दायित्व निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके क्रम में प्रयागराज के सभी क्षेत्रों में, चाहे वह हमारे यहाँ पढ़ाई करने वाले बच्चे हों, कोई प्रोफेशनल्स हों, कोई सामाजिक धार्मिक व्यापारिक संगठन के पदाधिकारी हों और विशेष तौर से जो हमारे पार्टी के कार्यकर्तागण हैं, उन सबको बारी बारी से मिलकर के, हम सब लोग मिलकर के, चूंकि प्रयागराज मेजबान की भूमिका में है और कई कुंभ और माघ मेले बड़े स्तर पर संपन्न कराने का काम किया है, तो इस बार चूंकि सबसे बड़ा समागम संगम के तट पर होने वाला है, तो लोग अपने दायित्व को भी समझें कि अगर कोई हमारे घर में आ रहा है तो हम उसकी सेवा में कोई कमी न रह जाए, सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए, वह सकुशल आए और सकुशल अपने घरों। और उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल धनौल्टी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि शीतकालीन यात्रा हमारा नया अध्याय है। ये पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी योजना साबित होगी। हमने इसी साल से इसकी शुरुआत की है। 35,000 लोग विभिन्न स्थानों पर जा चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। हमने इसके लिए सभी व्यवस्थाएं की हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था में और इजाफा होगा। और 6 महीने जो है शीतकालीन यात्रा एक हमारा नया अध्याय शुरू हुआ है और ये हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम साबित होगी आने वाले समय में। और हमारे जो लोग केवल जिस समय यात्रा चलती है उसी समय काम होता है और 6 महीने जो है उनका सब बंद रहता है, सारा कारोबार बंद हो जाता है।
तो शीतकालीन यात्रा इस बार जो प्रारंभ की है उसके बहुत अच्छे अनुभव आए हैं और 35,000 से भी ज्यादा लोगों ने अभी तक शीतकाल में विभिन्न विभिन्न स्थानों के दर्शन किए हैं, विभिन्न स्थानों पर गए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है और हमने उसके लिए सारे इंतजाम किए हुए हैं और ये पहली बार ये शीतकालीन यात्रा इस बार प्रारंभ की है। उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं और आने वाले समय में और अच्छे परिणाम आए, इसका अनुभव लेकर हम और भी जो सुविधाएं बढ़ानी है और लोगों को हमारे जो देव स्थान हैं, हमारे जो बहुत सारे टूरिस्ट पैलेस हैं, पर्यटक स्थल हैं, अनेक डेस्टिनेशन हैं, उन सभी डेस्टिनेशनों की जानकारी हम मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देश के लोगों के सामने पहुंचा रहे हैं और लोग आ रहे हैं और यहाँ की एक और उत्तराखंड के यूसीसी लागू करने वाले पहले राज्य बन जाने पर भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा है कि मैं इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को मुबारकबाद देता हूं। यूसीसी और एक राष्ट्र एक चुनाव जैसी कई पहल देश को विकसित भारत की ओर ले जा सकती हैं। ऐसी योजनाएं मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का, जो प्राथमिकता पे जो उत्तराखंड की भी मांग है और देश की मांग है कि यूसीसी लागू होनी चाहिए। देश के विकास के अंदर अनेक योजनाएं, ऐसी योजनाएं जो देश के विकास में रोड़ा बन रही थी, उसमें जो प्राथमिकता से कदम उठाए गए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन है, यूसीसी है, ऐसे अनेक काम, सीसीए है, सभी पे प्राथमिकता पे जो कदम उठाए गए, मुझे लगता है देश विकसित भारत में एक अच्छी योजना के तहत हम मोहन भागवत को लेकर जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर और प्राचीन मंदिर के महंत स्वामी नरसिंहानंद गिरी महाराज ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। वो लगातार अपने विवादित बयानों को लेकर जाने जाते हैं। उन पर इस मामले को लेकर कई केस भी दर्ज हो चुके हैं। इस बार उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत को लेकर विवादित बयान दिया है। नरसिंहानंद गिरी ने कहा है कि मोहन भागवत कोई भगवान नहीं है और वो यही नहीं रुके, उन्होंने सऊदी अरब में काबा की जगह मंदिर होने का दावा किया है जो विवाद खड़ा कर सकता है। इससे सऊदी अरब और हिंदुस्तान के रिलेशनशिप पर असर पड़ सकता है। नरसिंहानंद गिरी महाराज ने कहा है कि हिंदुओं के जो मंदिर जहां भी हैं उन्हें खोजे जाना चाहिए। वहीं मोहम्मद कैफ के गंगा जी में स्नान करने को लेकर उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुखद है। आगे नरसिंहानंद गिरी ने कहा कि महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री बैन होनी चाहिए। ये जूना अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है। कुंभ हिंदुओं का पवित्र स्थल है, इसलिए यहां पर इनकी एंट्री बैन होनी चाहिए। मंदिर हमारे क्यों नहीं मिलने चाहिए? मोहन भागवत कोई भगवान थोड़ी है, मोहन भागवत कोई भगवान थोड़ी है, मोहन भागवत कोई भगवान थोड़ी है। सनातन धर्म के धर्मगुरु और सनातन हम लोग ये मानते हैं कि जहां भी हमारे मंदिर हैं वो खोजे जाने चाहिए। और जहां तक ये बात है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं, आप काबा को खोद के देख लो, सऊदी अरब में जाके वहां भी आपको नीचे काबा के नीचे मंदिर ही मिलना है। तो हर जगह मंदिर हमारे हैं और वो मंदिर वापस आने चाहिए हमारे। देखिए, मेरा प्रोग्राम तो मुझे सब पुलिस ने वो कर दिया, मुझे तो वापस जाना पड़ रहा है। हिंदू समाज पार्टी के लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया था, हम भी विश्व धर्म संसद कर रहे हैं महाकुंभ में, उसके लिए जाने वाले थे, लेकिन अब पुलिस ने हमें नहीं जाने दिया। अब जो प्रशासन की इच्छा, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए, आपका यहाँ पे आज ये इधर आ रहे थे और इसके बारे में हम लोगों से कोई परमिशन नहीं ली गई थी और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे इनको अभी रोक दिया है और उनसे वार्ता हो गई है और जिस मुद्दे को लेकर के यहाँ आ रहे थे उन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो गई है और उसके बाद हमने निवेदन किया, ये वापस चले गए हैं। जो भी उनकी डिमांड है उस पर विचार किया जाएगा। जो और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में राजघाट और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर देश में एक नई बहस छिड़ी हुई है। इस पर किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत ने आज मुजफ्फरनगर स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए अहम बयान दिया है। टिकैत ने इस दौरान पंजाब किसान आंदोलन, 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च और गन्ने के मूल्य पर भी सरकार से जवाब मांगा है। टिकैत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि राजघाट पर किसी भी नेता की समाधि बनने का कोर्ट का फैसला पहले ही आ चुका है और अब यहाँ किसी और का भी अंतिम संस्कार या समाधि स्थल नहीं बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन सरकार का ध्यान किसानों की समस्याओं की ओर होना चाहिए। दिल्ली में कोई कोर्ट का ऑर्डर बताते हैं कि कोर्ट से वो ले रखा है कि किसी का भी यहाँ पे अंतिम संस्कार और वो नहीं बनेगा। उसमें हमारी जो डिमांड थी, पहले भी ये कहा था कि वहां स्मारक बना दो, सबका इकट्ठा एक ही, और दाह संस्कार होते रहे लेकिन स्मारक पर नाम सबके आते रहे। ये हमने एक सुझाव पहले दिया था।
लेकिन अभी 3-4 जो हमारे प्रधानमंत्री वे गए तो उनका बाहर हुआ, पीवी नरसिंह राव का इनका भी बाहर कर दिया, क्योंकि उनका गांव था पीवी नरसिंह राव का। इनका गांव यहाँ पे मनमोहन सिंह का नहीं था, ये पाकिस्तान से आए थे तो इनका वहां पर करा, तो स्मारक तो इनका बनना। 2025 के नए साल के पहले दिन झांसी महानगर को जाम की सौगात दे गया है। झांसी महानगर में हर जगह भीषण जाम लगा दिखाई दिया। बताने की लोग नया साल मना रहे हैं और इसके लिए लोग घरों से निकलकर पार्क, झांसी किला और अन्य जगहों पर घूमने जा रहे हैं। इसको लेकर महानगर में हर चौराहे पर जबरदस्त जाम की स्थिति देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कस्ता विधानसभा सीट पर भाजपा विधायक सौरभ सिंह सोनू अपने मोहल्ले शिव कॉलोनी आवास से अपनी पत्नी के साथ नाइट वॉक कर रहे थे। तभी उनके घर के पास 2 युवक शराब पी रहे थे। विधायक ने शराब पीने से टोका तो युवकों की विधायक से तीखी नोकझोंक हो गई। विधायक का आरोप है कि दोनों युवक हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पूरे मामले को लेकर विधायक ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। अभी तक आरोपी युवकों की पहचान नहीं हो पाई है। साथ ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। ये रूटीन में प्रतिदिन हम लोग खाना खा के बाहर टहलते हैं और ये रात के लगभग 10-10 के बीच की घटना है। हम लोग बाहर, हम हमारी पत्नी दोनों लोग घर के बाहर टहल रहे थे खाना खाने के बाद, और घर के बाहर जैसे ही लगभग हम लोग 50 मीटर दूरी पर आगे बढ़े, लगभग दाहिने हाथ पे 2 लड़के खड़े हुए थे और हम लोग देखने के बाद कुछ गलत सलत बोले तो हम लोगों ने उनको ललकारने के बाद उन लोगों की तरफ से भी जवाबी बातचीत हुई और हवाई फायर किए उन लोगों ने, और दोनों लोग घटना को अंजाम देने का भाग खड़े। अगर ये घटना सीधे फायर करते तो शायद कोई भी हादसा घटित हो सकता था। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के साहवर कोतवाली में जल रहे अलाव के पास बंदर आ जाने की वजह से साहवर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रवेश राणा कुर्सी पर से खड़े हो गए, जिसके बाद बंदर अलाव के सहारे बैठा रहा। वहीं अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और प्रभारी निरीक्षक प्रवेश राणा के इस कार्य की जमकर तारीफ हो रही है। बता दें कि वायरल वीडियो साहवर कोतवाली का बताया जा रहा है। और अयोध्या में रामनगरी में आस्था का सैलाब उमड़ा है। बता दें कि नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं और रामलला का आशीर्वाद ले रहे हैं। नए साल का स्वागत सुबह 6:30 बजे ही राम मंदिर के पट खुल गए। 2 किलोमीटर तक दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं और बता दें कि भक्त जो हैं वो दर्शन के लिए पहुंचे थे। अयोध्या में दर्शन के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। और कासगंज सदर कोतवाली इलाके के सीएमओ कार्यालय में कोर्ट के आदेश पर सीएमओ सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि कोविड के दौरान फर्जी तरीके से सफाई कर्मी की नियुक्ति के मामले में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि सुजीत कुमार नामक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई है। इसका आरोप है कि 50,000 रुपये की रिश्वत लेकर फर्जी नियुक्ति की गई है। 1 नवंबर 2021 की गंजडुंडवारा में नियुक्ति दिखाकर 26 फरवरी 2022 बिरला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कासगंज में उसकी पोस्टिंग कर दी गई। माननीय न्यायालय सीजीएम कोर्ट के आदेश पर ये एफआईआर दर्ज हुई है कासगंज जनपद के कासगंज थाने में। दरअसल मामला है कि सुजीत कुमार एक कासगंज के निवासी हैं जिनको सफाई कर्मचारी के पद पर बिरला हॉस्पिटल में तैनाती दी गई थी। कोविड काल के दौरान उनके ही परिजन ने 50,000 रुपए, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है, 50,000 रुपए लेकर के उनकी तैनाती कराई गई और ये तैनाती गंजडुंडवारा सीएचसी से स्थानांतरण होते हुए ये बिरला हॉस्पिटल पर करा दी गई। उसके बाद उनसे 8 महीने बाद कुछ कर्मचारियों ने ये कहा कि आप 8 महीने के बाद आप यहाँ पर काम पर नहीं लौटें। जब वो काम उन्होंने वेतन मांगा तो वेतन नहीं दिया गया। उसके बाद उन्होंने तमाम सीएम और डीएम और तमाम जो भी उनके सीएमओ तमाम कर्मचारियों से, तमाम अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। उसके बाद वो हमारे पास आए, हमने प्रभावी पैरवी की। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में सुमेरपुर थाना इलाके के कुडेरा गांव में नेशनल हाईवे 34 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। बताया जा रहा है कि हाईवे पर एक ट्रक खड़ा हुआ था जिसमें एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर जाकर टकरा गई। कार में सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कार में सवार 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि सभी को घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है।
उत्तर प्रदेश के हरदोई में साइबर अपराधियों द्वारा की जा रही ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। बता दें कि एसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई धोखाधड़ी की घटनाओं के बाद साइबर थाने की टीम को इन मामलों में सक्रिय रूप से लगाया गया है। इसके बाद पुलिस ने 40 ठगी पीड़ितों का पैसा वापस कराया है, जिनमें कुल 32,28,000 रुपए की राशि शामिल है। एसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में ऑनलाइन ठगी के कुल 10 मामले साइबर क्राइम थाने में दर्ज थे। अन्य मामलों में अलग अलग कोतवाली में दर्ज बताए गए थे और साथ ही मामलों में पुलिस ने ठगी का शिकार हुए लोगों को उनकी पूरी धनराशि वापस दिलवाने में सफलता प्राप्त की है। और उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रजबपुर थाना इलाके में नेशनल हाईवे 9 पर जीएमएस हॉस्पिटल के पास एक तेज रफ्तार रोडवेज बस पलट गई। बस में 2 दर्जन से ज्यादा यात्री सवार बताए जा रहे थे। हालांकि इस हादसे ने एक प्रेग्नेंट महिला सहित 5 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर घटना के बाद रोडवेज बस का चालक और परिचालक फरार है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रोडवेज बस तेज रफ्तार में थी। मोड़ आते ही उसका संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद बस हाईवे की पर ही पलट गई। घटना के बाद हाईवे पर जबरदस्त जाम लग गया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस को क्रेन की मदद से खड़ा कराया है। और अमरोहा के थाना नौगांवा सादात इलाके के रजबपुर गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बता दें कि एक तेज रफ्तार बोलेरो कार ने बाइक सवार को रौंद दिया, जहां बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल को इलाज के लिए हायर सेंटर भेज दिया गया है। बाइक सवार की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। साथ ही बोलेरो चालक बोलेरो छोड़कर फरार हो गया है। ये अमरोहा नौगांव मार्ग पर कोई एक्सीडेंट हुआ है बाइक का बोलेरो का, उसी में ये मृत्यु हुई है इसकी। और ये नौगांव तका गांव के रहने वाला है। हरिओम नाम। हरिओम नाम इनका। कितनी उम्र होगी इनकी? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के डिबाई कोतवाली इलाके के असदपुर में बीती 21 तारीख को एक युवती के लापता होने का मामला सामने आया है। आज नाबालिग बेटी की बरामदगी की मांग को लेकर पीड़ित परिवार एसएसपी दफ्तर पहुंचा है और एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गांव के कुछ लोग युवती को बहला फुसलाकर ले गए हैं। आज मामला ये है कि हमारी लड़की नाबालिग है, भावना नाम है इसका, और ये 21 तारीख का अपहरण हुआ। 3-4 लोगों ने इसका मिलके अपहरण कराया है। गांव के कुछ लोग शामिल हैं इसमें। और ये 22 तारीख को हमने रिपोर्ट कराई थी डिवाई थाना में और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम एसएसपी साहब के यहाँ आए आज बुलंदशहर। कौन से गांव का ये मामला है? ये असदपुर गेट थाना। और आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस कार्यालय में रैंक सेरेमनी का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के पद पर तैनात आईपीएस हेमराज मीना को सिलेक्शन ग्रेड मिला है। इस दौरान आजमगढ़ में तैनात हेमराज मीना को सिलेक्शन ग्रेड दिया गया है। इस अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक और परिक्षेत्र आजमगढ़ वैभव कृष्णा के द्वारा हेमराज मीना को उनके कंधों पर नई जिम्मेदारी का प्रतीक चिन्ह, स्टार और कॉलर बैच लगाया गया है। पुलिस उप महानिरीक्षक ने उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उनको मुबारकबाद दी है और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें जनता की सेवा में नए उत्साह के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। और कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा निकाल रहे चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया था। हत्या के बाद कासगंज में दंगा भड़क गया था। आज इस मामले में लखनऊ एनआईए कोर्ट ने 28 लोगों को दोषी माना है। कोर्ट कल सजा सुना सकती है। चंदन गुप्ता के पिता सुशील गुप्ता ने मीडिया से कहा है कि हमारी मांग है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले और फांसी की वो मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि उनको न्यायपालिका से पूरी उम्मीद है। बहुत अच्छा हुआ है। न्यायपालिका से हमें यही उम्मीद थी कि हमको बताएं न्याय मिलेगा और सत्य की जीत हुई है। इससे हम बहुत, हमारी आत्मा को भी संतुष्टि मिली है। चंदन की आत्मा भी आज जहाँ कहीं भी होगी वो भी बताएं संतुष्ट होगा। उसका कसूर सिर्फ यही तो था कि वो भारत माता की जय वंदे मातरम का जय घोष लगाते हुए 26 जनवरी पर उत्साह मना रहे थे और कुछ लोगों ने उसको बताएं उसके गोली मार दी, जिससे उसकी हत्या।
बांदा जिले के क्षेत्र बबेरू के ग्राम पंचायत बिनवट मोड़ के एक मामला सामने आया है, जहां पर धान की भूसी लादकर ट्रक बिनवट से बांदा जा रहा था। जैसे ही बिनवट संपर्क मार्ग से मेन रोड पर पहुंचा तो पुलिया के पास घना कोहरा होने के कारण ड्राइवर को पुलिया दिखाई नहीं दी, जिससे ट्रक सीधे नाले में जाकर पलट गया। लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ के चलते गाड़ी में बैठे सभी लोग सुरक्षित बच गए। गाड़ी जैसे ही पलटी, ड्राइवर के द्वारा जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, जिससे वो वहाँ पर सभी लोग जो और बैठे हुए थे वो शीशा तोड़कर सुरक्षित बाहर निकले, जिससे बहुत बड़ी अनहोनी टल गई। और आगरा शहर में खराब मौसम की स्थिति के बीच आगरा शहर के कोहरे की मोटी चादर छाई है। कोहरे के बढ़ने से इलाके में दृश्यता कम हो गई है। बढ़ते कोहरे के कारण बता दें कि ताजमहल को मुश्किल से देखा जा सकता है, क्योंकि ये धुंध की चादर से ढका हुआ था। भारत मौसम विज्ञान यानी कि IMD के पूर्वानुमान के अनुसार आज आगरा में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। बता दें कि क्षेत्रीय मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि 2 जनवरी शहर के लिए ठंडा दिन होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में कोहरे की मोटी चादर छाई हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी कम हो गई और यातायात जाम हो गया। और उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।